यामिनी ने अपनी चिंताओं का पहाड़ योगेंद्र और राघव के सामने रख दिया था। उसकी सबसे बड़ी चिंता तो यही थी कि पत्थरभुज बाबा ने मायापुर आने से साफ मना कर दिया था। ये सुनकर योगेंद्र और राघव भी काफी चौंक गए थे, क्योंकि इस अंधेरे में पत्थरभुज बाबा ही थे जिनसे रोशनी की एक किरण नजर आ रही थी। अब तो वो रोशनी की किरण भी बुझ चुकी थी। पत्थरभुज बाबा खुद तो नहीं आए थे, लेकिन यामिनी के बहुत प्रार्थना करने पर पत्थरभुज बाबा ने यामिनी के परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक एक पत्थर दे दिया था। यामिनी ने नंदिनी और छाया के लिए 2 पत्थर योगेंद्र को दिए और 1 पत्थर राघव को देते हुए कहा, राघव, ये लो, ये पत्थर अपने गले में पहन लो। ये पत्थर उस काले साए से तुम्हारी रक्षा करेगा। कहकर यामिनी रुक गई और अपनी दबी आवाज में खुद से कहा, पर ना जाने कब तक करेगा। ये बात योगेंद्र और राघव ने सुन ली थी। योगेंद्र ने चौंकते हुए पूछा, कब तक करेगा मतलब? इसके बाद यामिनी ने आगे की पूरी कहानी बताई कि किस तरह उस काले साए ने उस पर हमला किया था। बात का निष्कर्ष निकालते हुए यामिनी ने कहा, तो इन गर्भवती औरतों के खून पीकर वो अपनी शक्तियां बढ़ा रही हैं और कुछ ही दिन में उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि फिर चाहे किसी के गले में पत्थरभुज बाबा का पत्थर, तीले वाले बाबा का रुद्राक्ष या फिर चंद्रकला का बनाया हुआ सुरक्षा धागा ही क्यों ना हो, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सुनकर योगेंद्र और राघव बहुत ज्यादा डर गए। अपनी बात को जारी रखते हुए यामिनी ने आगे बताया कि किस तरह रेशमी ने उसकी जान बचाई। ये सुनकर योगेंद्र को तो खुशी हुई, लेकिन राघव असमंजस में पड़ गया कि आखिर वो रेशमी चाहती क्या है। एक तरफ मुझे धमकी देती है, दूसरी तरफ यामिनी की जान बचाती है। आखिर इस रेशमी का रहस्य क्या है? रेशमी को लेकर राघव के जहन में हजारों सवाल चल रहे थे और उसे इन सवालों के जवाब सिर्फ एक ही जगह से मिल सकते थे, शहर के तवायफ खाने से। उसने मन ही मन ये तय कर लिया था कि वो आज ही शहर जाएगा और रेशमी की पूरी कुंडली निकालेगा। यामिनी की बात से राघव का ध्यान टूटा। यामिनी ने राघव से कहा, रेशमी को इस गांव में लाकर बहुत अच्छा काम किया है तुमने। आज उसी रेशमी की वजह से वो चंद्रकला इस गांव में नहीं है और मैं तुम सबके सामने जिंदा खड़ी हूँ। ध्यान रहे कि किसी चीज की कोई कमी ना रहे उसे। राघव ने यामिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अभी भी अपने ही ख्यालों में फिर से खो गया। उसे खोया हुआ देख यामिनी ने पूछा, क्या हुआ राघव, तुम इतने चिंतित क्यों हो गए? चिंता मत करो राघव, मेरे होते हुए मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगी। राघव ने जवाब देते हुए कहा, नहीं चाची, वो बात नहीं है। दरअसल मुझे शहर जाकर आना है। इस पर यामिनी ने पूछा, शहर? क्यों अचानक? जवाब देते हुए राघव ने कहा, कुछ जरूरी काम है चाची, कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। यामिनी ने भी हामी में सर हिलाते हुए हाँ बोला और राघव वहां से चला गया। यामिनी ने आज भी कहीं पर भी राघव के सामने मालती का जिक्र नहीं किया था। योगेंद्र इस बात का रहस्य अभी भी नहीं समझ पाया था कि जब राघव खुद इतना बड़ा हरामी इंसान है तो यामिनी उसके सामने मालती का नाम क्यों नहीं लेने देती। जब उसे अपनी बाप की मौत से फर्क नहीं पड़ा तो मालती की मौत से क्या ही फर्क पड़ेगा। आज योगेंद्र से रहा नहीं गया और उसने अपनी शंका जाहिर करते हुए पूछ ही लिया, यामिनी, एक बात समझ नहीं आती, तुम कभी भी राघव के सामने मालती का जिक्र क्यों नहीं करती? राघव जैसे इंसान को क्या ही फर्क पड़ेगा उसकी बुआ की मौत से? यामिनी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ इतना कहकर बात टाल दी कि अभी इन सब बातों के लिए समय नहीं है भैया, किसी और दिन बताऊंगी। कहकर यामिनी वहां से चली गई, पर योगेंद्र के मन की शंका बरकरार रही। इधर इन सब से कहीं दूर अंगुना की दुनिया में भी मालती के तीसरे शिकार की चर्चा काले सायों के बीच जोरों शोरों पर थी, क्योंकि अब अगर मालती ने चौथा शिकार कर लिया तो मालती की शक्तियां अंगुना की शक्तियों के बराबर हो जाएंगी, जहां बाकी काले सायों के बीच
इस बात को लेकर रोमांच भरा हुआ था कि आगे क्या होगा। वहीं अंगुना मालती के चौथे शिकार का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि 4 शिकार पूरे होने से पहले अगर अंगुना ने मालती को भस्म करने का सोचा तो वो अपनी सारी शक्तियां खो देगी, और मालती के 4 शिकार पूरे करने के बाद अगर अंगुना ने मालती को भस्म किया तो मालती की सारी शक्तियां अंगुना को मिल जाएगी। लेकिन कटीली इस बात से काफी चिंतित थी। वो उड़ते हुए अंगुना के पास आई और अंगुना से कहा, अंगुना, मालती 3 शिकार कर चुकी है। अगर उसने चौथा शिकार कर लिया तो उसकी और तुम्हारी शक्तियां बराबर हो जाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके चौथे शिकार का इंतजार करती रहो और वो तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए और तुम ही उससे मात खा जाओ। इस पर अंगुना ने हंसकर जवाब देते हुए कहा, नहीं कटीली, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अंगुना की शक्तियों को ना ही तुम जानती हो ना ही वो मालती। मालती सिर्फ अपनी शक्तियां बढ़ा रही है, लेकिन मैं उन शक्तियों के अलावा बहुत सारी ऐसी विद्याएं भी जानती हूँ जिनके सामने वो मालती एक छोटी बच्ची है। इस पर कटीली ने अंगुना को आगाह करते हुए कहा, लेकिन तुम ये भी मत भूलो कि उसके अंदर इन शक्तियों के अलावा 12 साल 12 दिन कब्र में रहने की भी शक्तियां हो। चिंतित हो चुकी थी, क्योंकि अंगुना ने भी अभी तक इस बारे में सोचा भी नहीं था। अंगुना भी वही गलती करने जा रही थी जो हर कोई करता है, अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती। लेकिन मालती अब कमजोर नहीं रह गई थी। अंगुना को चिंता में देखकर कटीली ने अंगुना से कहा, क्या हुआ अंगुना, भूल चुकी थी ना तुम इस बारे में? अंगुना ने जवाब देते हुए कहा, हाँ कटीली, सच कह रही हो, मैं सच में भूल चुकी थी इस बारे में, लेकिन इसका भी एक तरीका है मेरे पास। इस पर कटीली ने पूछा, तरीका? कैसा तरीका? जवाब में अंगुना ने कहा, कोई भी शिकार करने के बाद और उसके बच्चे का खून पीने के कुछ घंटों के बाद मालती की शक्तियां बढ़नी शुरू होती है। अगर हम चौथा शिकार करते ही मालती पर हमला कर दे तो मालती के पास उतनी शक्तियां नहीं होंगी और हम आसानी से उसे मात दे सकते हैं। ये सब सुनकर कटीली ने भी कुछ राहत की सांस ली और ये तय हो गया कि मालती के अगला शिकार करते ही सभी काली शक्तियां मिलकर मालती पर हमला करेगी, जिसकी अगुवाई अंगुना खुद करेगी। उधर जहां मालती पर हमला करने की साजिशें हो रही थी, वहीं इधर मालती इन सब से बेखबर अपने शिकार की तलाश में लगी हुई थी। मालती अब जल्द से जल्द अपने बाकी के शिकार पूरे कर लेना चाहती थी, क्योंकि कल पत्थरभुज बाबा के यहाँ से लौटते हुए यामिनी के चेहरे की उदासी देखकर तो मालती समझ ही गई थी कि पत्थरभुज बाबा ने आने से इनकार कर दिया है। लेकिन मालती जानती थी कि गांव वाले जल्द ही किसी न किसी को मायापुर में जरूर बुलाएंगे। जब कोई और नहीं आएगा तो गांव के लोग उस चंद्रकला को ही वापस बुला लेंगे। इसीलिए मालती नहीं चाहती थी कि कोई आकर उसके काम में किसी तरह का दखल दे। यही सोचकर मालती अब बिल्कुल देरी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मालती के लिए सबसे बड़ी समस्या यही थी कि तीसरा शिकार करने के बाद लोगों के मन में फिर से डर बैठ गया था, क्योंकि अब गांव वालों को बचाने वाला भी कोई नहीं था। इसीलिए लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और इसी वजह से मालती को अपना शिकार ढूंढने में समय लग रहा था। इधर काजल भी वापस घर घर जाकर लोगों को चंद्रकला की सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन अब ज्यादातर गांव वाले उसे चंद्रकला की चेली कहकर उसे घर में ही नहीं घुसने देते थे। इसके अलावा अब गांव वालों को ये भी डर था कि न जाने किसके अंदर प्रवेश करके वो काला साया घर में घुस जाए। इसीलिए गांव वाले हर किसी को अपने घर में नहीं आने दे रहे थे। इसीलिए काजल भी अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही थी। थक हार कर काजल वापस अपने घर आ गई थी। काजल अब बहुत मायूस हो चुकी थी और कहीं न कहीं अब वो हार मान चुकी थी। लेकिन तभी काजल के दरवाजे पर दस्तक हुई। काजल ने जब दरवाजा खोला तो देखा सामने प्रिया और उसकी 2 सहेलियां थी।
मालती ने जब शारदा की जान ली थी तब ये सब शारदा के साथ में ही थे। एक बार फिर काजल को उम्मीद की किरण नजर आई। तीनों अंदर आए और उन्होंने उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सब सच सच बताया कि कैसे चंद्रकला ने अपनी जान पर खेलकर सबकी और शारदा की जान बचाई थी। पर तभी मोहन जी वहां आ गए और उन्होंने शारदा को चंद्रकला से अलग कर दिया और उस काले साए को एक बार फिर मौका मिल गया शारदा पर हमला करने का। इसीलिए मोहन जी हमेशा यही कहते रहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया। काजल बड़े ही ध्यान से सारी बातें सुन रही थी। पूरी बात खत्म हो जाने के बाद काजल ने उन सब से पूछा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब तुम सब जानते थे तो आज तक कुछ बोले क्यों नहीं? इस पर प्रिया ने कहा, शुरुआत में बहुत बोलने की कोशिश की थी हमने, लेकिन तब तक चंद्रकला को लेकर सबके मन में इतनी नफरत फैल चुकी थी कि कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। दूसरी सहेली ने प्रिया की बात को जारी रखते हुए कहा, ऊपर से कभी भी अगर घर में चंद्रकला का नाम भी ले लेते तो घर वाले जान लेने पर उतारू हो जाते। ऊपर से कभी भी अगर घर में चंद्रकला का नाम भी ले लेते तो घर वाले जान लेने पर उतारू हो जाते। मेरा तो घर से बाहर ही निकलना बंद कर दिया था। प्रिया ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, लेकिन जब तुम्हें चंद्रकला के लिए अकेले लड़ते देखा तो हमें भी हिम्मत आई। हमने भी ठान लिया कि अब चाहे कोई कुछ भी कहे हम पीछे नहीं हटेंगे और चंद्रकला को वापस गांव में लाकर ही रहेंगे। ये सुनकर काजल के चेहरे पर एक मुस्कान लौट आई, लेकिन तभी न जाने उसके दिमाग में क्या आया, उसके चेहरे की मुस्कान मायूसी में बदल गई। उसने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा, लेकिन एक समस्या है। ये सुन तीनों लड़कियां आपस में एक दूसरे को देखने लगी और प्रिया ने पूछा, समस्या? कैसी समस्या? काजल ने अपनी बात रखते हुए कहा, देखो ये सब करके हम कहीं ना कहीं उस काले साए से दुश्मनी ही मोड़ ले रहे हैं। अब मेरे गले में तो चंद्रकला का दिया हुआ रुद्राक्ष है, इसीलिए वो काला साया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों की जान को खतरा हो। काजल ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी एक सहेली ने तुरंत कहा, काजल तुम्हें पता है, जब चंद्रकला नदी किनारे पहुंची थी तो चंद्रकला के पास कोई रुद्राक्ष नहीं था जो वो शारदा को पहना पाती, लेकिन चंद्रकला ने अपने गले में रुद्राक्ष पहना हुआ था और उसने शारदा का हाथ पकड़ लिया। सिर्फ शारदा का हाथ पकड़ लेने से ही वो काला साया शारदा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जैसे ही काजल ने ये सुना, उसे भी याद आया कि जब वो काला साया उसके कमरे में था तब भी उसकी काली शक्तियां उस रुद्राक्ष की उपस्थिति की वजह से काम नहीं कर रही थी। उसे उस लड़की की बातों में तर्क नजर आ रहा था। बाकी लड़कियों ने भी इस बात में अपनी हामी भरी और प्रिया ने कहा, वैसे भी चंद्रकला हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी रक्षा करती है, तो क्या चंद्रकला को वापस बुलाने के लिए हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते? और तीनों में ये तय हुआ कि अब चाहे जो हो जाए, गली गली में जाकर नारे लगाएंगे, जुलूस निकालेंगे, लेकिन चंद्रकला को वापस मायापुर में लेकर ही आएंगे। इधर ये सब बातें हो रही थी, उधर चंद्रकला अपनी तपस्या में इतनी तल्लीन थी कि कहीं न कहीं वो इन लड़कियों की भावनाओं को महसूस कर पा रही थी। इसीलिए तपस्या करते करते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। एक तो सुबह की टीले वाले बाबा की बातें और अब ये सब महसूस होना चंद्रकला की खुशी को दोगुना कर रही थी। काजल, प्रिया और दोनों सहेलियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और घर से निकल गए। पारुल की हत्या के बाद गांव के लोगों में डर और ज्यादा बढ़ गया था। भरी दोपहरी का समय था। मायापुर की गलियों में इंसान तो दूर की बात, कुत्ते भी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन चारों लड़कियों ने किसी बात की परवाह नहीं की। तभी एकाएक चारों ने जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। चंद्रकला निर्दोष है, चंद्रकला को वापस बुलाओ, वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। चंद्रकला निर्दोष है, चंद्रकला को वापस बुलाओ, वापस बुलाओ, वापस बुलाओ।
देखते ही देखते हर गली में यही नारे गूंजने लगे। हर घर के आदमी औरतें बाहर आकर देखने लगे। जब कोई आदमी या औरत अपने घर से बाहर निकलते तो चारों अपनी अपनी बात सामने रखते। कुछ तो उनकी बात सुनते, लेकिन ज्यादातर लोग उनके चेहरे पर ही दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते। प्रिया और उसकी सहेलियों के घर के आगे से जब सब निकले तो उनके घर वालों ने उन्हें बहुत सुनाया, लेकिन तीनों ने ही एक ना सुनी और आगे बढ़ती चली गई। पारुल की हत्या के बाद कहीं न कहीं गांव वालों के मन में चंद्रकला के लिए कुछ तो पिघला हुआ था ही। अब इन लड़कियों की बातों का भी असर गांव वालों पर होने लगा था। लेकिन जब मालती की नजर इन चारों लड़कियों पर पड़ी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। मालती को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतनी क्रूर हत्याएं करने के बाद भी इन लड़कियों में इतनी हिम्मत आ कैसे जाती है। मालती ने मन ही मन कहा, ये लोग ऐसे ही नहीं मानेंगे, इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। कहकर मालती उन चारों की तरफ बढ़ने लगी। चारों एक घर के बाहर एक औरत को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। मालती चारों के पास आई और हवा में उड़ते हुए चारों के इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर काटने लगी। कोई भी मालती के काले सायों को नहीं देख पा रहा था। उन्हें अंदेशा भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। तभी एकाएक चारों के इर्द गिर्द आग लग गई और देखते ही देखते चारों के घर के बाहर आग का गोला बन गया। जैसे ही घर के बाहर खड़ी औरत ने आग देखी, उसकी चीख निकल गई और वो दौड़कर अंदर चली गई। आग देखकर सिर्फ वो औरत ही नहीं बल्कि काजल, प्रिया और दोनों लड़कियां भी काफी डर गई थी। क्या चंद्रकला का दिया हुआ रुद्राक्ष इन सब की रक्षा करेगा या किसी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? और क्या राघव रेशमी की सच्चाई जान पाएगा?